चलो तो ये जो कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ था उसके एज यूजुअल उसके आंसर्स दे देता हूँ। 1 का ए बी है, 2 का ए बी है, 3 का ए बी सी डी है, 4 का सी और डी है, 5 का बी है, 6 का 60 है, 7 का 12 है। ठीक है, कुछ सम्स है यहाँ पे। तो क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मैंने ऑलरेडी इसलिए तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया मुझे। वो होम आइसोलेशन में अब रूल है जो, क्योंकि मैं बिहार से आया हूँ तो मुझे होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा टिल 23 2022 पॉसिबली। तो तब तक कुछ एक टॉपिक खत्म कर देता हूँ। मुझे जो टॉपिक अच्छा लगा खत्म करने में वो मुझे बाइनोमियल लग रहा है, क्योंकि देखो क्या होगा कि इलिप्स तुम लोगों में किसी ने किया था किसी ने नहीं किया था। तो बाइनोमियल एक छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 3-4 क्लास लगता है खत्म करने में, तो इसीलिए इसे खत्म कर देता हूँ। तो बाइनोमियल मैंने बहुत पहले बोर्ड लेवल में थोड़ा सा पढ़ाया था। तो आज जो है आज अभी मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी मैं एंट्रेंस लेवल पढ़ा रहा हूँ पहले ही। हाँ, स्टार्टिंग में तुम इसे अभी बोल सकते हो कि पहले मैं थोड़ा बोर्ड प्लस पढ़ाता हूँ, और तुमसे मैं कह देता हूँ कि एंट्रेंस के मेरे ख्याल में तुम 50% सम्स को, 50% प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बोर्ड प्लस से ही आते हैं, और रिमेनिंग 50% में तुम कुछ एक्स्ट्रा चीज देखोगे। तो चीजों को शुरू करते हैं। बाइनोमियल था क्या? बाइनोमियल था कि अगर हमारे पास x प्लस वाई टू द पावर n दिया हुआ है तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं n प्लस एन सी वन एक्स टू पर n माइनस वन वाई, एन सी टू एक्स टू पर n माइनस टू वाई स्क्वायर, जाते जाते एन सी एन इंटू वाई टू द पावर n तक। ठीक है, कहां से आता है? मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के आता है, वो सब में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन था। तो ऑलमोस्ट सब सम इसी के ऊपर आधारित होता है, मगर बाइनोमियल में दो टाइप के सम्स होते हैं। एक सम्स होते हैं जो डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंशन होते हैं, डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंशन, और एक होते हैं जो डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट्स, मतलब एनसीआर के ऊपर। बोर्ड प्लस में हम लोग अभी नॉर्मली यही देखेंगे, और रिमेनिंग जो 50% जब मैं एंट्रेंस वाला बात बोलता हूं तब मैं कोफिशिएंट वाले में आ जाऊंगा। तो यहां से तुमसे कभी पूछा जा सकता है कि आर प्लस फर्स्ट टर्म क्या था? याद है किसी को आर प्लस फर्स्ट टर्म क्या था इसका? एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू क्या वाई टू द पावर आर। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे अगर एक्सपेंशन करेंगे तो? इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होते हैं। तो किसी को लिखना है तो ये लिख लो, मैं फिर प्रॉब्लम में जाऊंगा। ठीक है, रुक जाओ, मैं स्टॉप वॉच वाला चीज शुरू करता हूँ। सर बोर्ड लेवल में स्टैटिस्टिक्स हो गया है क्या? बोर्ड लेवल में स्टैटिस्टिक्स का तुम्हें क्या बोलते हैं उस वाले में हुआ है। मेरे बोर्ड लेवल बैच में मैंने उसका वीडियो दिया है, वो देखने से हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, वो एक बार चेकआउट करके देख लेना ना वीडियो। तो ठीक है, चलो। चलो आगे चलूं? हाँ सर। चलो आगे चलता हूँ। Just wait a minute.
फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ 3x प्लस y बाय 5 होल टू द पावर 10। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ हाँ, बोर्ड लेवल का। तो पहला मेरे ख्याल में 30 सेकंड एक रिवीजन की तरह होगा। अगर बोर्ड लेवल वाला क्लास कियोगे तो कुछ खास मिलेगा नहीं, और फिर उसके बाद तुम लोग देख लोगे कि कुछ नया चीज मिलेगा। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास a का काम कर रहा है, ये तुम्हारे पास b का काम कर रहा है, तो तुम्हारा जो टर्म है वो a प्लस बी टू द पावर 10 है। और फिफ्थ टर्म का मतलब होता है, तुमने देखा था टी आर प्लस 1 टर्म हम लोग निकालते हैं, तो इसलिए ये T4 प्लस 1 है, मतलब R का वैल्यू 4 है। तो A प्लस बी 10 में जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10C4, A का पावर 10 माइनस 4, B का पावर 4। तो इसलिए जो फिफ्थ टर्म होगा वो हो जाएगा 10C4, A के बदले तुम जान रहे हो कि ये 3x है, तो 3x टू द पावर 6, 10 माइनस 4 इंटू वाई बाय 5 होल टू द पावर 4। सजा के लिखना तुम्हारा काम है, वो सबसे आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलो आगे चल रहा हूं। तो एक सम होता है जहां पे पूछा जाएगा बाय फाइंडिंग जनरल टर्म। तो तुम पहले जनरल टर्म निकालोगे और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। जैसे तुमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय थ्राइस एक्स होल टू द पावर 6। तो इसका मतलब है कि जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो तुम्हें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, बोर्ड लेवल का सम। तो ऐसे में क्या करोगे कि पहले इसका जनरल टर्म निकाल लो। तो इसका टी आर प्लस 1 तुम्हारे पास होगा, पावर 6 है तो 6CR 2x स्क्वायर होल टू द पावर 6 माइनस आर इंटू माइनस 1 बाय 3x होल टू द पावर आर। तो टी आर प्लस 1 कैसा दिखा, 6CR 2 टू द पावर 6 माइनस आर। पहले मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। ये वाला टर्म जो है मैंने वो यहां से निकाला है, मगर x के साथ क्या क्या पावर रहा, क्योंकि x के साथ यहाँ पे एक ये पावर रहेगा और ये रहेगा। तो ये तो 2 6 12, तो 12 माइनस 2r, और ये एक ऊपर जाके माइनस आर। तो इसका मतलब टी आर प्लस 1 जो टर्म होगा वो 6CR 2 टू द पावर 6 माइनस आर माइनस 1 टू द पावर आर 3 टू द पावर आर, और x का पावर 12 माइनस 3r। अब क्या किसका कोएफिशिएंट चाहिए, कोई बोलेगा क्या? एक्स क्यूब। तो किसके साथ कंपेयर करोगे, v नीड एक्स क्यूब। तो v नीड एक्स क्यूब, इसका मतलब 12 माइनस 3r का वैल्यू 3, इसका मतलब 3r का वैल्यू 9, इसका मतलब r का वैल्यू 3। हेंस अगर r का वैल्यू 3 इसमें डाल दूंगा तो मुझे टर्म मिल जाएगा। तो हेंस t3 प्लस 1 विल गिव मी 6c3 इंटू, सॉरी इस वाले में नहीं डालूंगा, इस वाले में डालूंगा, 6c3 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 3 क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट जब पूछता है तो केवल यही लिखोगे, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये वो टर्म है जो जनरल टर्म का बात कह रहा है। इसी में अगर पूछता टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो क्या बोलते, कोई बोलेगा? इसी में अगर पूछ देता टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तब क्या करते? इक्वल टू 0। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी पावर ऑफ एक्स तब 0 होता है, मतलब पावर ऑफ एक्स टू द पावर 0 पूछ रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब पावर 0 मतलब 12 माइनस 3r का वैल्यू 0 मतलब r का वैल्यू 4, ठीक है। ये पूछ नहीं रहा है सब में, अगर पूछे तो पावर ऑफ एक्स टू द पावर 0, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, किसी को लिखना है तो लिख लो,
लंबा तो समय एक बार 1.5 फिर मिनट से का एक बार टाइम समझा लेता है। देंगे, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम कर। नहीं, मेरा कहना है कि तुम्हारे पास जैसे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के लिए सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालोगे। तब जब तुम इसका जनरल टर्म निकालोगे तो ये तुम्हारे पास निकला 6 या 2x स्क्वायर माइनस, ये तो समझ में आया, ये समझ में आया नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने बताया था। तो अब तुम्हें कोई एक x का कोई पावर पूछता है, जैसे x का पावर 3 पूछ रहा है, तो जब x का पावर 3 पूछ रहा है तो क्या करोगे, सबको कलेक्ट करके x का पावर को पहले कलेक्ट करो। मतलब ऐसे सम का एल्गोरिथम यही है कि कलेक्ट पावर ऑफ x, कलेक्ट पावर ऑफ x। तो तुमने जब पावर ऑफ x को कलेक्ट किया तो तुम्हें मिला 12 माइनस 3r। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हें 12 माइनस 3r का क्या वैल्यू चाहिए, x क्यूब। तो इसलिए r का वैल्यू क्या चाहिए, पुट अप करके देख लो, r का वैल्यू 3 डालने से हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वैल्यू वैसे ही। अब मैं कहीं बोलूंगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। तो अब तुम 0 के साथ कंपेयर कर लेना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो लिखने का जरूरत नहीं है, बस बता ही दिया तो समझ में आएगी। लिखना है तो लिख लो उसको। सर थोड़ा नीचे ले जाइए। चलो चलूं आगे? हाँ हाँ सर। सर। चलो आगे चलता हूं। चलो, प्रॉब्लम। तो एक फॉर्मूला था जो मेरे ख्याल में तुम लोग को याद होगा कि अगर NCK इज इक्वल टू NCR, तो दो पॉसिबिलिटी था, याद है? आइदर K इज इक्वल टू R, नहीं तो K is equal to n minus K plus R is नहीं तो K प्लस R इक्वल टू N। तो दो में से कोई एक चीज हो सकता है। तो जैसे अगर अब तुम्हारे पास कभी पूछ दे कि प्रॉब्लम इन coefficient of 1 plus x to the power 10, the 4r plus 5th, the coefficient of 4r plus 5th term is equal to coefficient of 2r plus 2r term, then find r solution. So in the coefficient of 1 plus x to the power 10, the coefficient of 4r plus 5th term is equal to coefficient of 2r plus first term. तो 1 plus x to the power 10 में जब तुम t of 4r plus 5 लिखोगे तो वो r plus 1 था रे, ये याद रखना, इसलिए ये प्लस 1 हो जाएगा। और जब तुम पावर लिखोगे तो वो 10c 4r plus 4 इंटू एक्स टू पावर 4r plus 4 होगा, क्योंकि 1 का पावर लिखने का जरूरत नहीं है। ये सबको तुम मुजावानी कर सकते हो रे। t of 2r plus 1 कैसा दिखेगा तब? 2r plus 1 तो डायरेक्टली 10c 2r
x टू पावर 2r। क्या नहीं, ये नहीं कह रहा है कि टर्म इक्वल है, कह रहा है कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू सम ये कह रहा है कि 10c 4r प्लस 4 का वैल्यू 10c ट्वाइस r है। तो दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो 4r प्लस 4 का वैल्यू ट्वाइस r है, और नहीं तो 4r प्लस 4 प्लस ट्वाइस r का वैल्यू 10 है। मतलब 6r का वैल्यू 6 है, मतलब r का वैल्यू क्या आया 1। और नहीं तो यहां से अगर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 4r माइनस ट्वाइस r इक्वल टू -4। तो r इज इक्वल टू -2, मगर r तो नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि r तो टर्म है, तो r तो पॉजिटिव है तुम्हारे पास, तो ये पॉसिबल नहीं है कि r नेगेटिव हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। तो हेंस r का एक ही वैल्यू आया 1। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये वाला एक फार्मूला है तुम्हें। मेरे ख्याल में जब मैं पास्ट ईयर का आर्चाइव दूंगा तो यू विल गेट सम्स जहां पे ये लगता है। बाइनोमियल का कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं लगता है, एक सिंपल ट्रिक लगता है कि NCR इक्वल टू NCK होने से आइडर R इज इक्वल टू K और K प्लस R इक्वल टू N। — 45 सेकंड का और एक टाइम दे रहा हूं। थोड़ा लिख लो, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूं। मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये डिपेंड करता है। जब हम 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो इसमें केवल एक ही मिडिल टर्म होता है, ट्वाइस एक्स। मगर जब मैं एक्स क्यूब को ब्रेक करता हूं तो इसमें दो मिडिल टर्म आता है, थ्राइस एक्स और थ्राइस एक्स स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि पावर इवन है या ऑड। तो इसलिए x प्लस वाई टू द पावर n में अगर n इवन है तो तुम्हें केवल 1 मिडिल टर्म मिलेगा, और वो टर्म क्या होगा, वो टर्म तुम्हारे पास होगा n/2 प्लस फर्स्ट टर्म, केवल यही मिडिल टर्म होगा। मगर अगर n ऑड है तो तुम्हें 2 मिडिल टर्म लगेगा। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, मीडियन में भी तुमने देखा था क्लास 10th में, और वो तब तुम्हारे पास होगा n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2 टर्म। लिखना है तो लिख लो, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये डिपेंड करता है मिडिल टर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, n इवन है या ऑड है। अगर n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, अगर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म होंगे। 1 मिनट 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, फिर एक सम कराऊंगा।
चलो आगे, हाँ सर। चलो प्रॉब्लम। Middle term in the expansion of x plus 1 by x to the power twice n is A. Twice n factorial by n factorial B. 2 into 6 into 10 4n minus 2 divided by n factorial C. N plus 1 by 1 multiplied by n plus 2 by 2 multiplied by n plus n by n D. 1 into 3 into 5 multiplied by twice n minus 1 multiplied by 2 to the power n by n factorial। एक बार ये सम लिख लोगे क्या रे? ये सम पूरा टाइम देता हूँ, लंबा समय लिखने में एक एक करके देख के लिखोगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, ताकि जब करूं तो अच्छे से समझ में आए। चलो आगे चलता हूं। इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे बोलोगे कोई? एक। 1 1 ट्वाइस n होने के कारण, तो हेयर तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? ट्वाइस n by 2 प्लस फर्स्ट, मतलब t टाइम्स ऑफ क्या? n plus 1। वही था फॉर्मूला, ऊपर देखो, ऊपर वही फॉर्मूला था n by 2। तो tn plus 1 इसका कैसा दिखेगा? कौन से एक्सपेंशन में? x plus 1 by x to the power twice n में tn plus 1 कैसा दिखेगा? twice n cn, x का पावर n और फिर 1 by x का पावर bn, तो n कैंसिल होके twice n cn। तो ब्रेक करूं तो twice n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या? n फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मैं चीजों को, अगर मैं twice n फैक्टोरियल को लिखना चाहूं तो क्या मैं twice n फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूं? twice n into twice n minus 1 into twice n minus 2 डॉट डॉट n plus 1, उसके बाद n फिर n minus 1 2 into 1, यही होगा ना इसका मतलब? अल्टीमेटली 1 2 से लेके twice n तक, और नीचे 2 n फैक्टोरियल है। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो मैंने कलरिंग में किया है वो एक n फैक्टोरियल है, तो ये एक n फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तुम इसे अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? इसको जैसे उल्टा अगर लिखना चाहो तो पहले n plus 1 बचेगा, फिर n plus 2 बचेगा, फिर ट्वाइस n को मैं n plus n लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय ये n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 1 into 2 into 3 डॉट डॉट n। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस कैसे ऐड करोगे अब मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, और भी सही है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है देखते हैं। अब मैं फिर से tn plus 1 में आ रहा हूं। तो tn plus 1 में हम लोगों ने देखा जो हमारा टर्म था वो ट्वाइस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वाले को मुझे ब्रेक करना था। अब मैं ट्वाइस n फैक्टोरियल में इवन और ऑड को हट, अगर ट्वाइस n फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 into 3 डॉट 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 ट्वाइस n बाय n फैक्टोरियल। अब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि इससे इवन और ऑड को अलग अलग कर दो। तो इसके इवन टर्म्स क्या क्या होंगे या ऑड टर्म्स पहले लिख रहा हूं। 1 into 3 into 5 कहां तक? ट्वाइस n minus 1 एक टर्म होगा। तो
इवन टर्म्स क्या बच गया, 2 के साथ 4 के साथ 6 कहां तक, ट्वाइस एन। क्या फायदा हुआ, फायदा क्या हुआ बताता हूं। क्या इसमें हर एक में एक 2 निकल सकता है? यस सर। क्या हर एक से सर। एक 2 निकल सकता है? मतलब मेरा कहना है कि क्या मैं इसे ऐसा सोच सकता हूं कि पहला वाला जो 2 है वो 2 इंटू 1 है, उसके बाद वाला 2 इंटू 2 है, लास्ट वाला 2 इंटू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल क्या बाहर निकलेगा तब? 2 2 to the power n. तो 2 टू 2, तो ये 1 इंटू 3 डॉट 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 ट्वाइस एन माइनस 1 बाहर निकला, 2 टू दी पावर एन क्या रह गया, 1 2 3 डॉट डॉट एन डिवाइडेड बाय क्या, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। ये और ये आपस में क्या हुआ, कैंसिल। तो देखो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर डी भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब बी वाले में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास था 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 डॉट 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 4n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 को 2 लिख सकता हूं, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना आएगा, ट्वाइस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। 2 कितने बार आया, यहाँ पे 2 कितने बार आया है, ऊपर वाले में 2 कितने बार आया है, पकड़ पा रहे हो कितने बार आया है? तो n नहीं टाइम्स। n टाइम्स आया नहीं, ये 2 इंटू 1 है, उसके बाद 2 इंटू 3 है, उसके बाद 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1 है, तो n टाइम्स ही तो आया, आया है नहीं? यस सर। हाँ सर। क्योंकि ट्वाइस एन में केवल तुम अगर इवन नंबर को हटा दोगे तो n इवन है, n ऑड है, तुमने n नंबर इवन को हटाया। सर कौन से इवन को हटाया, मैं ये काउंट करने का बात कर रहा हूँ, 1 3, तुमने इवन नंबर को हटा दिया है, तो n ऑड नंबर बचेंगे। तो 2 कितने बार आया, n टाइम्स, तो बाहर क्या निकलेगा, 2 टू दी पावर n, तो क्या रहेगा 1 इंटू 3 इंटू कितना, ट्वाइस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, n फैक्टोरियल। हाँ तो ये ऊपर वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो कई बार अब मैं यहां से नहीं आ रहा हूं, मैं ऑप्शन को भी देख रहा हूं। तो मल्टीपल चॉइस में कभी कभी ये भी करना होता है, मोर देन वन चॉइस करेक्ट में, कि ऑप्शन से सोचो कि क्या वो तुम दूसरे ऑप्शन में रिड्यूस कर सकते हो उसको। किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा सम था, लंबा टाइम दे रहा हूँ इस पेज के लिए, मैं तुमको एक 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, धीरे धीरे पूरा सम के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए निकल जाऊंगा। सर ये जेडब्ल्यू एडवांस पैटर्न है ना? हाँ, मोर देन वन चॉइस केवल एडवांस में आता है और किसी में नहीं आता है, और किसी भी एग्जाम में नहीं, ना तो एनडीए में है, ना तो जेईई मेंस में है, ना तो बिट सेट में है, कहीं भी नहीं आता है। चलो आगे, हाँ सर, थोड़ा नीचे ले जाइए। सॉरी बाकी है ना, भूल गया था।
चलूं आगे और नीचे बाकी है थोड़ा सा। चलूं, बोल देना रे। थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, बोल देना। हाँ सर चलिए। ठीक है, चलो। दो मिनट के लिए रुक जाओ। तो in the expansion of 7 to the power 1 by 3 plus 11 to the power 1 by 9 whole to the power 6561, find number of terms free from radicals. एल्गोरिथम, मैं ये सबको काउंटिंग प्रॉब्लम कहता हूं। तुम्हें काउंट करना होगा, इसमें कोई और तरीका नहीं है, तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम्हें काउंट करना होगा। ठीक है, सम लिखना है तो लिख लो। सर रेडिकल्स मतलब क्या है? रेडिकल का मतलब पावर इंटीजर होना पड़ेगा। जैसे ये 1/3 जो है वो रेडिकल पावर है। कोई भी नंबर का अगर तुम पावर को जैसे 3 टू द पावर 5/9 बोलते हो तो ये एक रेडिकल पावर है, क्योंकि मतलब इरेशनल नंबर आया समझ में। और वही चीज को अगर तुम 15/3 लिखते हो तो ये क्योंकि 3 टू द पावर 5 होता है तो ये इंटीग्रल पावर है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, मतलब तुम रेडिकल पावर, जब भी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब हो जाता है कि तुम्हें रैशनल टर्म चाहिए। जब तुम इसे एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें इरेशनल टर्म भी मिलेगा और रैशनल टर्म भी मिलेगा। मिलेगा या नहीं? मतलब एकदम बेसिक चीज है। जैसे 1 + √2 होल टू द पावर में 10 को ब्रेक करना चाहूं तो हाँ कर सकता हूं। 10c1 प्लस क्या 10c0, 10c1 इंटू √2 प्लस क्या 10c2 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 10c3 इंटू √2 का होल क्यूब। तो तुम्हें क्या मिलेगा इसमें? तुम जैसे ये जो रेड वाले कलर्स वाले टर्म्स हैं, ये सब टर्म्स क्या होंगे? रैशनल या इरेशनल? रैशनल। रैशनल। मगर वो और ये येलो वाले जो है वो या ग्रीन वाला जो है ये क्या बनने वाला है? इरेशनल। ये इरेशनल बनने वाला है। तो उसी टाइप से तुम्हें इसमें अब कलेक्ट करना है, इस वाले में। तो ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम यही है कि काउंटिंग प्रॉब्लम है ये। तो काउंटिंग प्रॉब्लम का मतलब बताता हूं। तो 7 टू द पावर 1/3 प्लस 11 टू द पावर 1/9 का जनरल टर्म कैसा दिखेगा पहले ये सोचो। 6561। इसका जनरल टर्म तुम्हारे पास दिखेगा 65c1cr 7 1/3 होल टू द पावर 6561 माइनस r 11 टू द पावर 1/9 इंटू r। तो अल्टीमेटली ऐसा ही होने वाला है। तो इसे अगर मैं सजा के लिखूं तो ये 6561cr 7 टू द पावर 6561 तो 3 से जाएगा, कैंसिल होगा या नहीं? 6561 3 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 1 26 के लिए 8 और 21 के लिए 7 माइनस r/3 इंटू 11 इंटू r/9। तो मुझे बोलोगे रैशनल होने के लिए r क्या क्या वैल्यू ले सकता है? कोई बोलेगा? दोनों ग्रीन वाले को ध्यान से देखोगे, मतलब ग्रीन और रेड दोनों को देख के बोलोगे r क्या क्या हो सकता है? 9 18
27। आर का वैल्यू 0 हो सकता है नहीं? हाँ सर। हाँ सर। आर 0 से शुरू होगा। हाँ, इस चीज को याद रखना, आर 0 से शुरू होता है, 1 से जाके मैक्सिमम वो जा सकता है 6561 तक। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 6562 होते हैं, तो आर 0 हो सकता है। फिर उसके बाद किसी और ने बोला था अभी क्या, 9 हो सकता है। फिर उसके बाद 18 हो सकता है। तो जाते जाते 10 क्या सर। 6561 डिविजिबल है 9 से? हाँ, 6612 5 प्लस 1 तो डिविजिबल है, तो 6561 हो सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो 6561 इज इक्वल टू 9 इंटू कितना, 65 के लिए डिवाइड करोगे तो 7, 63, 26 के लिए डिवाइड करोगे तो 26 के लिए 2, तो कितना आ गया रे 18, 81 के लिए 729। तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं? 729। 729, मगर 0 इंक्लूडेड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 730 730। आ रहा है समझ में? किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे पूछेगा। हाँ रे, क्योंकि बहुत दिन के बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा हो सकता है कि क्लास ही बहुत दिन के बाद ले रहा हूँ। हालांकि कल एक क्लास मैंने लिया था, तो इसलिए मोमेंटम आ चुका है मेरे पास। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोलो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। थोड़ा सा रुकिए। ठीक है। हो जाने से बोल देना। सर हो गया। चलो आगे चलता हूँ। चलो तो अब जैसे x प्लस वाई देखा था, वैसे ही हम 1 प्लस एक्स टू पर n को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बड़ा इसका यूज पड़ता है, इसलिए मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं। तो बोलोगे सर ये तो हमें मालूम है, इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर डॉट 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 एन सी एन इंटू एक्स टू पावर n, ठीक है। तो देयर आर सम आइडेंटिटीज, कुछ बाइनोमियल आइडेंटिटीज होता है। कोई चीज को हम लोग बाइनोमियल आइडेंटिटीज कहते हैं। अगर मैं इसमें x का वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या फायदा होगा? अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल दूं तो देखो ये 1 प्लस 1 2 टू द पावर n हो जाएगा, और ये x अब 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो सब 1 ही हो गया। तो इसीलिए यहां से मुझे एक प्रॉपर्टी मिलता है कि अगर मैं nc0 प्लस nc1 डॉट डॉट ncn पूछूं तो इसका वैल्यू 2 टू द पावर n। क्यों? पुट x इक्वल टू 1। इसमें आया समझ में? वही अगर मैं nc0 माइनस nc1 का बात कहूं तो लास्ट टर्म तो मुझे नहीं पता होगा क्या होगा, ये क्या होगा तब? इसमें क्या पुट करोगे तब? प्लस और माइनस सही है, 0। तो यहाँ पे ऐसा क्या पुटअप करोगे? x का वैल्यू -1 पुटअप करोगे, तो x का वैल्यू माइनस पुटअप करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो वहां से केवल इवन टर्म रहेगा, nc0 nc2 nc4। लास्ट टर्म n के ऊपर डिपेंड करेगा इवन है या ऑड।
तो ये 2 to the power n minus 1, और चौथा nc0 n और टर्म nc3 प्लस डॉट डॉट, तो ये 2 to the power, किसी को लिखना है तो लिख लो, बाइनोमियल आइडेंटिटीज। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट अगर कभी भी बोले, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट कभी भी अगर बोले किसी भी टर्म में, तो हर वेरिएबल को 1 डाल देना, केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट रहेगा। चलूं आगे? हाँ सर। तो ये जो चीज मैंने बोला, यहाँ क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? ये सम ऑफ द कोफिशिएंट हो रहा है, मतलब तुम सब चीज को हटा दे रहे हो। तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि सपोज ट्वाइस एक्स प्लस 3y होल टू द पावर 10, इसका कुछ एक्सपेंशन होगा? जैसे तुम 10c0 2 into x 2 to the power 10 plus 10c1 2 to the power x 9 into 3y का होल स्क्वायर, मगर मुझे केवल सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। तो सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए क्या करूंगा? सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब है कि तुम्हें वेरिएबल टर्म नहीं चाहिए, मतलब ये x और y नहीं चाहिए, तो इसे मिटा नहीं सकते हो। सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब है कि तुम्हें 2c0 into 2 to the power 10 10c1 into 2 to the power 9 3 स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो कोई बोलेगा क्या करूं? x और y का क्या वैल्यू डालूंगा? 1। मतलब मुझे क्या, मुझे यहाँ पे तुम देखो ना क्या हट रहा है, यहाँ हाँ, या, इस वाले को अगर कंपेयर कर रहे हो तो तुम बोलोगे सर आप x हटा रहे हो, इस वाले को कंपेयर करो y हट रहा है। तो जब भी तुम सम ऑफ द कोफिशिएंट देखोगे तो इसका एक ही एल्गोरिथम है, क्या? पुट द वेरिएबल इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट मुझे डायरेक्टली बोलोगे अब क्या होगा तब? तो अगर मैं इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट तुमसे पूछता हूं तो x का वैल्यू 1 डाल दो, y का वैल्यू 1 डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? 2 into 1 plus 3 into 1 to the power 10 is nothing but कितना? 5 to the power 10। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ बांध करके रख लो कि सम ऑफ द कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जितना भी वेरिएबल है सबको 1 डाल देना। एक मिनट का टाइम। तो 10c1 2x to the power 9 3y to the power 1 होगा क्या? 1 होगा, मैंने गलती किया। थैंक्स। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। सर हो गया। चलो। तो भाई बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे अगर मैं तुमसे, अच्छा एक रिजल्ट है, जब तुम किसी भी टर्म को ब्रेक करते हो, जैसे तुम जब x प्लस वाई का होल क्यूब को ब्रेक करते हो या होल टू पावर 4 को ही अगर ब्रेक करोगे तो 4c0 x टू पावर 4, 4c1 4 होगा x क्यूब बाय 4c2 10 x स्क्वायर y स्क्वायर 4xy क्यूब प्लस y टू दी पावर 4। तो देखो बाइनोमियल पावर कम से बढ़ते जाता है, सबसे बड़ा वाला वैल्यू लेता है, फिर घटते जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है, और सबसे बड़ा वाला जो कोफिशिएंट होता है वो मिडिल टर्म का होता है।
तो इसीलिए कभी भी अगर मैं x प्लस वाई टू दी पावर n में, केवल x प्लस वाई टू दी पावर n में, मैं ट्वाइस x प्लस वाई में नहीं बोल सकता हूँ रे, उसके लिए 2 टू दी पावर 4 भी बाहर आ जाएगा। हाँ, कोएफिशिएंट में केवल x प्लस वाई टू दी पावर n टाइप में अगर मैं तुमसे पूछूं तो हम जानते हैं जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है वो किसका होगा? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑकर्स एट, क्या बोलोगे, बोलो? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑकर करता है, इसे एकदम दिमाग में गांठ बांध करके रख लो। तो इसीलिए अगर अब तुम इसे कभी बाइनोमियल में भी यूज कर सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी हम यूज करेंगे अब इसको। जैसे अगर अब तुमसे कभी कोई पूछे कि 10C1 10C2 से जाते जाते 10C9 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो 10C5 का होगा या नहीं? हाँ तो सर। ये 10C5 मिडिल टर्म में आ रहा है सर, कहां से? वो यहां से आ जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं। ठीक है, इसे तुम प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। तुम अभी देखोगे मैं ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट x प्लस वाई का नहीं, x प्लस 1/2y का निकालने के लिए जब बोलूंगा उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो। तो इसलिए इन जनरल हम जानते हैं कि x प्लस वाई टू दी पावर n में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हर समय मिडिल टर्म में ऑकर करता है। और एक चीज हम देख रहे हैं कि एक सिमेट्री है, इस साइड जो कोएफिशिएंट मिल रहा है और यहां से जो कोएफिशिएंट मिल रहा है वो सेम हो रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये इसलिए होता है कि NCR इज सेम एज NC n माइनस r। तो इस लॉजिक से आधा टर्म अगर तुम इधर से जा रहे हो और इस साइड से अगर n माइनस r में जा रहे हो तो तुम्हें दोनों वैल्यू सेम मिलेगा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सर n का वैल्यू अगर एक ऑड वैल्यू हुआ तब दो होगा, तब दो होगा। आया समझ में? यस सर। अगर दो ऑड वैल्यू जैसे ले सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 11CR इज मैक्सिमम, कब होगा बोलो? इफ, तो ये 11C 6 भी हो सकता है और नहीं तो क्या 11C5, दोनों के लिए होगा क्योंकि दोनों इसके मिडिल टर्म है। क्योंकि n+1/2 और उससे तुम निकाल के देख लो, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑकर्स इन मिडिल टर्म। आगे चलूं? थोड़ा सा रुकिए। बोल देना। हो गया सर। Problem: if the sum of all the coefficient of x plus 1 x to the power n is 4096, then find the greatest binomial coefficient in its expansion. Solution. सम लिख लोगे एक बार? 45 सेकंड दे रहा हूं।
आगे चल रहा हूँ. इफ द सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट के लिए क्या करोगे, क्या तरीका था बोलोगे? मैंने कुछ बोला था अभी. वेरिएबल 1. तो वेरिएबल को 1, तो पुट क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों वेरिएबल ही 1 है, तो पुट x इक्वल टू 1, तो ये क्या मिलेगा? 2. सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स. तो अगर 1 डालोगे तो ये 2 टू द पावर n हो जाएगा. 2 टू द पावर n का वैल्यू अगर 4096 है, तो n का वैल्यू ये 2 टू द पावर 12 के लिए था. तो अगर n का वैल्यू 12 आया तो तुम्हारा एक्सपेंशन कैसा दिखेगा? x प्लस 1 बाय x टू द पावर 12 के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कैसे दिखेंगे तब? इसमें कौन कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएगा जब एक्सपेंशन करोगे? तो 12c0, 12c1 से जाते जाते कहां तक? 12c12 तक आएगा. तो बोलोगे इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? 12c6. खेला खत्म. समझ में आया? रे दो कॉन्सेप्ट को मिला रहा हूं. सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट देखते ही दिमाग में क्या आ रहा है? इफ द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, केवल एक ही चीज आ रहा है, क्या? पुट x इक्वल टू 1. और फिर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट देख के दिमाग में क्या आ रहा है? मिडिल टर्म. तो ये दो एल्गोरिथम दिमाग में अगर आता है तो ये सम का कोई औकात ही नहीं है. लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं. तुम बोलोगे सर ये बोर्ड प्लस क्या है? बोर्ड ही है, क्योंकि ये सब तो एनसीईआरटी में भी है. ठीक है, एक बार वो खत्म करवा देता हूं फिर. ठीक है, प्लस फिर एंट्रेंस. हाँ, 3 पार्ट में करवा दूंगा, क्योंकि ये सब थ्योरी तो हम लोगों ने बोर्ड लेवल में भी देखा है. चलो आगे चलें. बोल देना हो गया तो हो गया. Yes, sir. तो अब आता है कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट. कभी कभी तुम्हें सर बड़ा हो जाता है. बड़ा छोटा का मुझे कुछ नहीं मालूम है. मैं इतना जानता हूं कि चाहे बोर्ड हो एंट्रेंस हो, देयर आर द सम जहां पे तुम्हें कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स, तुम्हें कलेक्टिंग द पावर ऑफ x, तुम्हें पावर ऑफ x को कलेक्ट करना होगा और कोई तरीका नहीं है. जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 1 plus twice x to the power 6 and 1 minus x to the power 7. तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है. मैं इसे ऐसा करूंगा, 1 plus x to the power 6 है तो 1 plus 6c1 into twice x, 6c2 into 2 square into x square, 6c3 into 2 cube into x cube, 6c4 into 2 to the power 4 into x to the power 4, 6c5 into 2 to the power 5 x to the power 5. तुम बोलोगे सर आपका एक्सपेंशन गलत है. मैं जानता हूं मेरा एक्सपेंशन गलत है, पर मैंने जानबूझ के आगे के टर्म को छोड़ दिया. क्यों छोड़ा? वी नेग्लेक्ट x to the power 6. क्यों? क्योंकि मुझे वी नीड, मुझे क्या पावर चाहिए? X to the power 5. तो 6 लिख के क्या करूंगा? तो अननेसेसरी क्यों, टाइम का बर्बादी क्यों करूं? अब वैसे ही 1 माइनस एक्स टू पावर 7 में कैसा दिखेगा? 1 माइनस 7cx प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 एक्स क्यूब प्लस 7c एक्स टू पावर 4 माइनस 7c5 एक्स टू पावर 5. सर आपने गलत लिखा. नहीं, मैंने नेग्लेक्ट किया. नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ x, जो जरूरत नहीं है. अब मुझे बोलो x टू पावर 5 कब मिलेगा? जब ये लाल वाला 1 किससे मल्टीप्लाई हो. ये लाल वाला 1 जो हो वो किससे मल्टीप्लाई हो? लाल से. ये ग्रीन वाला ट्वाइस x किससे मल्टीप्लाई हो? इससे. ये ब्लू वाला किससे मल्टीप्लाई हो? एक्स स्क्वायर क्यूब से. एक्स क्यूब से.
ये ग्रे वाला किससे मल्टीप्लाई हो? इससे। एक्स टू पावर 4 किससे मल्टीप्लाई हो? एक्स से। और फाइनली एक्स टू पावर 5 किससे मल्टीप्लाई हो? 1 से। तो आंसर क्या होगा तब? कोफिशिएंट तुम्हें निकालना है तो निकालो कोफिशिएंट। तो ये 1 जो है, ये 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या देगा? -7c5 प्लस 6c1 2, और ये तो क्या देगा? ये 6c1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या? 7c4 प्लस 6c2 इंटू 2 स्क्वायर। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? 7c3 इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। लिखना है तो लिख लो किसी को। तो अल्टीमेटली कर क्या रहा हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये जो मैंने दिया मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है। ये डॉट जो है वो इस डॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डबल डॉट जो है वो इस डबल डॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 वाला डॉट ये 3 वाले डॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये वाई इस वाई से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। खेला खत्म। तो तुम बोलोगे सर आप सिखाना क्या चाह रहे हो? सिखाना कुछ नहीं चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ। सर कलेक्टिंग द पावर ऑफ एक्स, और कोई तरीका नहीं है, बोलना है तो बोलो, सुन रहा हूँ। सर इस थर्ड टर्म में सर माइनस होगा और वो एक्स हाँ में माइनस आएगा। प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, वो चीज को ध्यान देना। पहले वाले थर्ड टर्म में माइनस होगा। थैंक्स। सर एक्स भी नहीं आएगा सर। एक्स तो नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा। चलो लिखना है तो लिख लो इसको। तो कलेक्टिंग द पावर ऑफ एक्स ये एक तरीका है। चलो आगे। सर ओके। ठीक है। हाँ, अब कलेक्टिंग पावर ऑफ एक्स बता दिया, इसका मतलब जहां पे भी सब मिला वहां पे भैया आप कलेक्टिंग पावर ऑफ एक्स नहीं कि नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार हाँ कुछ ट्रिक भी लगते हैं, कई जगह हम लोग जब ध्यान से देखते हैं, अरे सब में एक ट्रिक होता है। चलूं आगे। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ तो अभी कभी अब यही चीज में कभी कभी ट्रिक आ जाता है, कभी कभी यहीं पे ट्रिक बेस हो जाता है। ट्रिक बेस ठीक है, कि तुम कुछ पैटर्न को देखोगे कि हाँ पैटर्न को रिड्यूस करोगे, पैटर्न रिडक्शन है। तो जैसे अगर मैं पूछता हूं कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल टू द पावर 15, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 निकालना है यहाँ पे। तो तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, देखने से ही पता चल रहा है ये क्या होने वाला है। क्या ये किसी का एक्सपेंशन नहीं है? ये x प्लस 1 का होल क्यूब का एक्सपेंशन है या नहीं? तो यही चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब है कि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 निकालना है, किसमें? 1 प्लस एक्स टू द पावर 45, और तब तुम ये डायरेक्टली बोल सकते हो क्या होगा? 45c30, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंशन था वो nc0 इंटू nc1x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब के टाइप में जाता है। मतलब जो पावर होता है वही n के साथ आता है। तो इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी अब मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो तुम मुझे डायरेक्टली बोलोगे ये क्या होगा? एनसीआर। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा।
चलू आगे। सर हम्म। सर यहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं लिख सकते क्या? तो कोएफिशिएंट सम ऑफ कोएफिशिएंट थोड़ी ना पूछता है, कोएफिशिएंट ऑफ x पर 30 पूछ रहा है। ओके सर। सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछता तो ले सकते हो। आया समझ में? हाँ सर। आगे चलूं? यस यस सर। चलो, तो एकदम बच्चों वाला चीज बता रहा हूं कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हें x टू पावर 5 निकालना है इन 1/x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x टू पावर 10, तो क्या बोलते हो? इस वाले में सॉरी, एकदम बच्चों वाला चीज है कि इस वाले में तुम x टू पावर 5 थोड़ा ढूंढोगे, क्योंकि एक साथ में 1/x स्क्वायर है जो कैंसिल कर रहा है। तो इसलिए ग्रीन वाले में तुम किसका पावर ढूंढोगे, क्योंकि 1/x स्क्वायर बाहर है ही। x to the power 7. तो इसका मतलब है तुम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7 ढूंढोगे, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/x स्क्वायर से। मतलब तुम एक तरीके से ये बोल सकते हो कि x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब तब तुम इसे लिख सकते हो, ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7 इन 1 प्लस x टू पावर 10 है। चलो आगे आगे। कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 इन 1/x स्क्वायर 1 प्लस x टू पावर 10, तो ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो x टू पावर 7 हो जाएगा। तो जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं प्रॉब्लम, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इन 1 प्लस x टू पावर n इंटू 1 प्लस 1/x टू पावर n। सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं रे। हाँ ठीक है, ऊपर वाला लिखने का टाइम दे दूंगा, अगर लिखना है घबराओ मत, पहले देखो। तो तुम बोलोगे सर अभी जो आपने बोला कलेक्ट द पावर, वही मैंने कहा ना, नहीं ये ट्रिक बेस है। तुम जरा ध्यान से बोलो कि अगर तुम एलसीएम लोगे यहाँ पे तो तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। जब एलसीएम लोगे तो क्या ये ग्रीन वाला टर्म रिपीट करेगा? यस सर। यस तो वही चीज को पकड़ोगे ना कि कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इन ये 1 प्लस x टू पावर n हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे x ले लूं तो ये ऊपर वाला x प्लस 1 टू दी पावर n हो जाएगा। मतलब मुझे क्या चाहिए तब? मुझे कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इन क्या चाहिए? अब ये x प्लस 1 प्लस x तो 1 प्लस x टू पावर ट्वाइस n हो जाएगा, और ये बाहर एक 1/x टू पावर n आ जाएगा। मगर मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ये इस साइड आके क्या बन जाएगा तब? xn माइनस 1 x टू तो पावर कोएफिशिएंट ऑफ ये ऊपर आ जाएगा तो x टू पावर n माइनस 1 इन किसमें? 1 प्लस x टू पावर ट्वाइस n। और मुझे डायरेक्टली बोलोगे आंसर क्या होगा? नहीं बोलोगे। ट्वाइस n c कितना? C n minus 1. अभी मैंने कहा ना, वही तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर n इन 1 प्लस x टू पावर n क्या था? इज NCR। तो वैसे ही x टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट चाहिए किसमें? ट्वाइस n में। तो क्या होगा? ट्वाइस n C n माइनस 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। छोटा टॉपिक है इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा अभी जब आर्काइव दूंगा तो। चलूं आगे? लिख रहे हो? लिख लो। तो यही चीज अब क्या होगा कि ठीक है ये तो डायरेक्ट है, मगर ऐसा थोड़ी ना कि तुम एपीजीपी नहीं जानते हो। एपीजीपी तो जानते हो, तो इसलिए अब सेम चीज कभी कभी अब यहाँ पे भी आता है कि यूज ऑफ जीपी। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ
x to the power 15 in 1 plus 1 plus x plus 1 plus x का होल स्क्वायर अप टू 1 plus x to the power 20। ठीक है, सिंगल टर्म में चाहिए। हाँ, पहले मैं ये बोलता हूँ, वरना तुम 15c 15 plus 16c 15 लिख उससे भी आंसर निकाल सकते हो। हाँ, तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 15 इन इतना। क्या ये जीपी नहीं है? ये एक्चुअली में 1 plus a स्क्वायर अप टू a to the power 20 है, तो ये तो एक जीपी है। और इस जीपी का सम का एक फॉर्मूला था, a to the power 21 माइनस 1 बाय क्या, a माइनस 1। तो a तुमने तो 1 plus x को लिया था, तो इसलिए 1 plus x to the power 21 माइनस 1 बाय 1 plus x माइनस 1। इसका मतलब है कि मैं चाहे ये लिखूं या ये लिखूं, बात बराबर है। तो चाहे मैं ग्रीन वाला लिखूं या रेड वाला लिखूं, बात तो मेरे लिए बराबर है। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है तब? कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 15 इन किस में? एक 1 by x बाहर निकलेगा, 1 plus x to the power 21 माइनस 1। तो ये 15 इस साइड जाके क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x to the power 16 बनेगा या नहीं? आ रहा है समझ में? हाँ सर। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये इस साइड आ गया और क्या रह गया? 1 plus x to the power 21 माइनस 1। तो मुझे बोलोगे x to the power 16 का कोएफिशिएंट इसमें क्या होगा? बोलो तब, बहुत शांति है क्लास में। 21c 16 यही होगा ना, और 1 तो देगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर ये होगा। तो खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो अगर तुम x to the power 15 का कोएफिशिएंट इस वाले में निकालना चाहते हो, तो ये एक जीपी है, जीपी का फॉर्मूला लिख के निकाल लो। तो यूज ऑफ जीपी। तो चलो आगे a to चलो। the power 21 minus 1 लिखा है ना सर? हाँ, आगे चलूं? तो थोड़ा सा रुकिए। हाँ सर, हो गया। चलो आगे चलता हूं। तो देयर आर सम फॉर्मूलास जिसका हम लोग यूज करते थे। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला था कि NCR प्लस NCR प्लस 1 होने से क्या होता है? ऊपर n प्लस 1 हो जाता है, नीचे r प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर NCR को तुम NCR प्लस 1 से ऐड करोगे तो नीचे वाला का हाईएस्ट पावर r और r प्लस 1 में, ये सब के प्रूफ में नहीं जानो रे, r प्लस 1 हो जाता है और ऊपर में n के बदले तुम n प्लस 1 लिखते हो। तो मैं ये सब के प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसके सम्स में अब जाऊंगा। तो जस्ट वेट अ मिनट। तो बड़ा एक स्टैंडर्ड सम है, हर किताब में तुम्हें मिलेगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ, तुम्हें इसके ये निकालना है 47C4 प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस r C3 इज इक्वल टू
ऑप्शन नंबर ए 41C5, ऑप्शन नंबर बी 52C5, ऑप्शन नंबर सी 52C4, ऑप्शन नंबर डी 49C4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? तुम्हें वैल्यू निकालना है 47C4 प्लस समेशन ऑफ, मैं जानबूझ के 5 पहले नीचे लिख रहा हूं, बात बराबर है। हाँ, बात तो बराबर है। 52 तुम बोलोगे नहीं सर एग्जामिनेशन में जो दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है तो चलो यही लिखो, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखने से कोई बुरी बात नहीं है। तो ये 47C4, ठीक है। चलो सम लिखने का टाइम दो क्या तुम लोगों को? चलो 45 सेकंड, सम लिख लो एक बार। ये फार्मूला है, हाँ ये फार्मूला है, और ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें इसे रिड्यूस करना है, इस वाले को रिड्यूस करना है। चलो आगे चलूं। तो आर का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा? बड़ा शांति है, बोलो ना यार, थोड़ा सा हाँ थोड़ा हल्ला हो तो समझ में भी आए। हाँ एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, सॉरी। चलो दिख रहा है ना? 1C. चलो Yes, sir. हाँ, तो क्या हुआ? आर का वैल्यू 1 डालोगे तो 51C3, उसके बाद 2 डालोगे तो 50C3, 49C3, 48C3, 47C3। देख के क्या अच्छा लगा? पकड़ पा रहे हो? पकड़ना ही तो इम्पोर्टेंट है रे, पकड़ना ही तो इम्पोर्टेंट है। दोनों पेयर में आ जाएगा। हाँ पकड़ पा रहे हो ना? 47C4 अगर 47C3 के साथ ऐड करता है, और मैं रिवर्स काउंटिंग में लिख लेता हूँ 48C3, 49C3 डॉट डॉट 51C3, क्या फायदा? तो ये वाला फॉर्मूला में क्या था? इस फॉर्मूला में था कि जब तुम्हें n और n मिलता है तो वो क्या देता है? n+1, और r+1 तुम्हें r+1 दे देता है, तो 47 क्या दे देगा? 48C4। तो क्या ये फिर से किसी के साथ मिलेगा? हाँ सर। 48C3, 49C3। तो तुम बोलोगे सर सेम चीज आप करते जाइए, क्योंकि अब ये इसके साथ मिल रहा है। तो ये मिलते 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 क्या होगा? मतलब तुमने क्या देखा? 48C3 था, तो इस ये जब मिलेगा तो तुम्हें 48C4 मिला, तो 51C3 के लिए क्या मिलेगा तब लास्टली तुम्हें? 51C4, 51C3 के लिए तुम्हें 51C4 मिलेगा, जो तुम्हें बना के क्या दे देगा? 52C4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर ओके। ठीक है, रुक जाता हूँ। चलूं आगे ना? चलो, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते थे रे, इस वाले में भी। ये वाला लॉजिक इस वाले में भी लग सकता था। इसका आंसर याद रखना, अभी जो आंसर तुम्हें मिला था, तुम्हें आंसर मिला था 21C16। हाँ, ये वाला लॉजिक यहाँ पे भी लग सकता था। कैसे? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें x⁵15 का पावर चाहिए, तो ये कब से शुरू होगा? 1 + x² में तो तुम्हें x⁵15 नहीं मिलेगा ना। सम एक बार देख लो अगर भूल गए हो तो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तुम्हें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵15। तो ठीक है, तुम्हें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x⁵15 इन 1 + 1 + x से जाते जाते 1 + x⁵14, 1 + x⁵15,
1 plus x to the power 16 डॉट 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 1 plus x to the power 20। तो मेरा कहना है यहां से लेके यहां तक को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं या नहीं? हाँ सर, क्योंकि इट विल नॉट कंटेन, x to the power 15। ये तो x to the power 15 कंटेन ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर ही x to the power 14 होने वाला है इसमें। हाँ, तो x to the power 15 यहाँ पे होगा, तो कोफिशिएंट क्या होगा? मैं जानता हूं, मेरे पास एक अभी फॉर्मूला ही अभी हमने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in 1 plus x to the power n is NCR। उस लॉजिक से यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 15C15, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 16C15, और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 20C15। तुम बोलोगे सर किसमें लगाओगे फॉर्मूला? हाँ, वही अब पैटर्न पकड़ना है। तुम जानते हो कि 15C15 का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 16C16 भी होता है। तो अगर मैं इस 15C15 को रिप्लेस कर देता हूं 16C16 से, तो क्या फायदा होगा? 16C16 प्लस 16C15 प्लस 17C15 प्लस डॉट डॉट 20C15, क्या इसमें फॉर्मूला लग रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। 16। Yes, sir. तो ये 17C16 प्लस 17C15 20C15 क्या लगा फॉर्मूला? हाँ सर। तो Yes, लगते sir. लगते फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा तब? 20C15 का दोस्त बाकी 20C15 रहेगा, वो 20C16 होगा, जो क्या बन जाएगा? 21। 21C16। ऊपर फॉर्मूला था, लिखना है तो लिख लो। तो ये लॉजिक भी लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है। आगे चलूं? सर एक बार इसके आगे वाले पेज में ले जाएंगे, थोड़ा बाकी ले था। जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया? हाँ सर। ठीक है, ले लो। सर हो गया। चलो ठीक है, तो तो आगे सर चलते हैं, लास्ट ठीक पार्ट है। थोड़ा सा लिखना था सर। लिख ले आराम से लिख ले। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो। तो there is one more formula. That formula is NCR by NCR plus 1। R plus 1, R plus 1 बना है तो ऊपर R plus 1 आ जाता है। इनवर्स है रे, नीचे R plus 1 है तो ये ऊपर आ जा रहा है, और NCR छोटा है इसलिए ये N minus R आ जाता है। मतलब कॉन्जुगेटिव होना जरूरी है। जैसे अगर मैं तुम्हें MCK plus 3 डिवाइडेड बाय MCK plus 2 दे दूं, ठीक है, मगर मैं जानता हूं कि इसमें K plus 3 बड़ा होता है, तो इसलिए नीचे K plus 3 आ जाएगा, और ऊपर इनका डिफरेंस M minus K plus 2। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं NC6 डिवाइडेड बाय NC7 क्या होगा? तब ये 6 और 7 में 7 बड़ा, और नीचे 7 क्या आ by जाएगा? N minus 6। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसका यूज होता है। तो ये भी हम लोगों ने बोर्ड लेवल में देखा ही था कि अगर मैं तुमसे कभी ऐसा पूछूं प्रॉब्लम कि द कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th and 7th term of 1 plus x to the power n
are in arithmetic progression, find n. Solution. चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th, तो ऊपर लिखने का टाइम दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ 5th टर्म कैसा होगा इसमें? डायरेक्टली बोलोगे? डायरेक्टली बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। NC4. NC4, क्योंकि तो ये T4+1 होगा, नहीं क्या? और ये जब लिखोगे NC4 x⁴, तो मैं कोएफिशिएंट का बात कह रहा हूं। तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ 5th टर्म, तो कोएफिशिएंट ऑफ 5th टर्म जो होगा वो NC4 होगा, तो 6 NC5 होगा, 7 NC6 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सम क्या कह रहा है तब? NC4 NC5 और NC6 AP में है। तो बोलोगे सर ये आपने अंग्रेजी में लिखा, इसे मैथ्स में लिखिए। लिखो 2 into NC5 is equal to NC4 plus NC6, नहीं क्या? कौन सा फॉर्मूला? ABC AP में है तो twice B is equal to A plus C। अब ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे चीज से डिवाइड करना चाहता हूं कि दोनों जगह लग जाए। तो 5 जो है वो 4 के लिए भी कॉन्जुगेटिव है और 6 के लिए भी कॉन्जुगेटिव है। तो इसलिए अगर मैं NC5 से इसे डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा NC4 by NC5 प्लस NC6 by NC5। तो मुझे हेल्प करोगे, क्या होगा? 2 is equal to N-4. इस वाले में क्या हो जाएगा? ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? N-4। और इसमें बड़ा कौन है, 6 या 5? 6। तो ये 6 और ऊपर क्या आ जाएगा? वो निकालना तुम्हारा काम है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, क्योंकि ये हम लोगों ने बोर्ड लेवल में भी किया हुआ है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? तो थोड़ा सा रुकिए। रुक जाता हूं। हाँ सर, हो गया। चलो आगे चल रहा हूं। हाँ, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। तो देख, सपोज मैंने किसी को भी ब्रेक किया, सपोज मैंने 1 + 4⁻100 ब्रेक किया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा होगा, मैं भी जानता हूं। तो ये प्लस 100 C1 × 4 प्लस 100 C2 × 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो तुम तो कन्विंस हो ना कि यहां से लेके यहां तक ये हर समय मल्टीपल ऑफ 4 होगा? Sir. यस सर। Sir. तो हाँ, बोलते जा।
तो थोड़ा पहले से बता देंगे सर, मेरा कनेक्शन स्नैप हो गया और सर। नहीं, मेरा कहना है कि 1 + 4 होल टू द पावर 100 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये 1 + 100 C1 4 + 100 C2 4 स्क्वायर ऐसा दिखेगा या नहीं? ये तो समझ में आया। तो मेरा कहना है कि ये वाले जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स को ये वाला जो टर्म्स को मैंने ग्रीन में रखा हुआ है, ये हर समय 4 का मल्टीपल होगा या नहीं? क्योंकि 4 तो कॉमन आ जाएगा, एक आएगा। सर तो इसे तुम 1 + 4m लिख सकते हो। वैसे ही कभी जरूरत पड़ा तो 1 + 5 होल टू द पावर 20 अगर दिया है तो तुम ठीक है इसे 20 C1 × 5 लिख सकते हो प्लस 20 C2 × 5 स्क्वायर। तो पूरा लिखने का क्या जरूरत है? सपोज सर जरूरत क्या है मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ रे, ठीक है, सब में अभी मैं आऊंगा। हाँ, जस्ट मैं उस पैटर्न को बता रहा हूँ। मेरा कहना है कि यहां से यहां तक ये हर समय किसका मल्टीपल होगा? 5 का तो होगा ही, मगर उससे बड़ा एक नहीं मिल गया, 5 स्क्वायर 5 क्यूब। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म है जिसको मैंने रेड में बांट के रख दिया है, ये हर समय मल्टीपल ऑफ 25 होगा। कन्विंस? हाँ सर। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 25 होगा तो इतना बड़ा टर्म क्यों लिखूं? क्या मैं इसे तब ऐसा नहीं लिख सकता हूं 1 + 20 × 5 कितना लिख सकता हूं? 100 प्लस कितना? 25 लैम्डा। ठीक है, तो ये एक तरीका है लिखने का। तो सर क्या यूज है? क्या यूज है अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड रिमाइंडर इफ 6/20 6 तो छोड़ दो, 6 तो if 4 to the power 30 is divided by 3 तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 9 सपोज। तो तुम क्या 4 और 9 क्या रिलेशन निकाल पा रहे हो? क्या 4 को तुम 1 + 3 के टर्म में लिख सकते हो? हाँ सर। 9 के लिए तो क्या एक्सपेंशन करोगे? 1 प्लस क्या करोगे? 30 C1 × 3 प्लस कैसा? 30 C2 × 3 स्क्वायर। अब तुम जानते हो यहां से लेके यहां तक तुम्हें क्या मिलने वाला है? मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 1 + 33 जा 90 + 9 × m। मगर ये भी 9 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर क्या आया? तो अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो ये 10 + m आ गया। तो 4 to the power 30 अगर ये है तो इस पूरे इस वाले को अगर तुम डिवाइड करोगे 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो when 433 is divided by 9 then remainder is 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो आया समझ में क्या मैं बता रहा हूं? तो कभी कभी इससे हम डिविजिबिलिटी निकालते हैं। चलो और भी कुछ सम्स करवाऊंगा, ये लिखना है तो लिख लो। तो थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। चलो आगे। रुकिए। ठीक है। चलूं आगे? चलो प्रॉब्लम फाइंड रिमाइंडर if 7 to the power 98 is divisible by 5। अब 7 और 5 नहीं,
7 5 + 2 होता है, मगर 7 का कोई एक ऐसा पावर जो 5 के किसी मल्टीपल के 1 के आसपास हो। 99.9% टाइम ये +-1 वाला ही सम होता है जेई में। हाँ 49, तो इसे मैं 49 टू द पावर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 49। क्या फायदा? फायदा ये है कि 49 को तब तुम लिख सकते हो 50 - 1 टू द पावर 49, मगर इसका एक्सपेंस तुमने देखा होगा मैं हर समय 1 प्लस लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए ऑड है तो माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 - 50 टू द पावर 49। तो इसको जब मैं एक्सपेंस करूंगा 1 - 49 C1 इंटू 50 प्लस 49 C2 इंटू 50 स्क्वायर, आगे लिख के क्यों टाइम बर्बाद करूं, क्योंकि दिस ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 5। समझ में आ रहा है? 50 सब ये मल्टीपल ऑफ 5 होगा। 50 भी बोल सकते हो, मगर मुझे 5 चाहिए तो मैं 5 का ही मल्टीपल बोल देता हूं। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 1 - 5 मल्टीप्लाइड बाय m, मतलब 5m - 1। तो रिमाइंडर इज -1, मगर रिमाइंडर तो -1 हो नहीं सकता है, 6 देयरफॉर इज 5 - 1। तो 5 - 1 का रिमाइंडर कितना होगा बोलो? 4। बात बराबर है ना? नहीं समझ में आया क्या? इसे ऐसा नहीं लिख सकते हो +4? तो रिमाइंडर तो हर समय पॉजिटिव था ना, तो इसलिए रिमाइंडर जो होगा वो 4। तो अननेसेसरी ये क्यों करोगे? जो भी नेगेटिव मिलता है माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आया समझ में? तो कभी कभी तुम्हें ढूंढना होगा कि किसके साथ लोगे। आगे चलूं? हाँ सर। तो थोड़ा सा रुक। इसी सब में अब कभी कभी ऐसा नहीं देखे हो जाने से बोल देना। कैसे हो गया? तो इसी सब में कभी कभी ऐसा नहीं देके फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में पूछता है, तो अब ध्यान से देखो। हाँ, कोई भी जब नंबर तुम लिखते हो 3.14 सपोज, तो इसका 2 पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसको इंटीग्रल पार्ट मतलब इसको हम बॉक्स के अंदर देते हैं और इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, तो इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ ये 3.14 है। किसी का भी मतलब अगर मैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2.7 पूछूंगा तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, जिसे तुम 0.7 लिखते हो। और अगर मैं बॉक्स ऑफ 2.7 तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका वैल्यू 2 होता है। तो कोई भी नंबर का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट पूछता हूं, जैसे अगर मैं पूछता हूं कि सपोज 8 डिवाइडेड बाय 5 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, तो एक्चुअली में ये फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है कि जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम जानते हो, मतलब 2.7 को तुम जब लिखते हो तो इंटीग्रल पार्ट को जब तुम हटाओगे तो इसे 2 + 0.7, तो आंसर 0.7। 2 इंटीग्रल पार्ट है, हट जाता है, बच क्या गया 0.7। तो 8/5 काफी बड़ा नंबर है, इसलिए अगर तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये 5 से बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 3/5 होता है। तो इसलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 5 + 3/5 होगा। तुम बोलोगे सर डिवाइड करके क्यों नहीं कर रहे हो, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं, इससे समझो ना। तो इसलिए इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये तो इंटीग्रल पार्ट है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 3/5। तो जैसे मैं किसी भी नंबर का पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि 55 डिवाइडेड बाय 7 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो तो क्या होगा, तो 55 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड होता है रे? 7 से जाता है, और ऊपर क्या हो गया 6/5। तो इसलिए ये क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट इसका? 1 3/5 नहीं होगा सर। कौन सा बोलो? ये 1 3/5 है, सॉरी, थैंक्स, 1 3/5। चलो 7 6/5, तो ये क्या होगा? थैंक्स रे, 1 + 6/5। तो बाहर क्या निकलेगा बोलोगे? सॉरी, ये 1 कैसे, ये तो 7 नहीं है, सही है। 7 + 6/5, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा बोलोगे?
6/5 समझ में आ रहा है? 6 by 7 sir. 6/7 तरीका क्या हो रहा है यार, सब जगह क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? 6/7 ठीक है, चलो एक बार करवा देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 100/3 का बोलो तो 33 प्लस 1/3, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। मैं फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूँ तो क्या मिलेगा? 1/3। वही बॉक्स अगर मैं 100/3 पूछता तो तुम ये 33 प्लस 1/3, तब तुम 33 के बारे में सोचते, इसलिए आंसर 33 आता। तो सर क्या यूज है? अच्छा, क्या यूज है? यूज ये है कि अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3⁻50/8 निकालना है, तब क्या करोगे? अब 3⁻50/8 निकालने के लिए क्या करोगे? 3⁻50 को तुम लिख लोगे, अल्टीमेटली तुम्हें रिमाइंडर ही चाहिए। 3⁻50 को तुम लिखोगे, 8 के आसपास 9 के टर्म में आता है, तो 9 टू द पावर कितना हो जाएगा? 25। अब 9 टू द पावर 25 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 8 टू द पावर 25। तो ये कैसा दिखेगा? किसका मल्टीपल होगा? 8m। तो 8 इसका मतलब अगर तुम 3 टू द पावर 50 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 इसका मतलब कि when 3 to the power 50 is divisible by 8, रिमाइंडर इज 1। तो अगर रिमाइंडर 1 है तो ये कैसा दिखेगा तब? मतलब ये अल्टीमेटली कोई भी एक नेचुरल n दिखेगा, वो n मुझे नहीं मालूम है क्या है, मगर ये 1/8 होगा। तो अल्टीमेटली ये n प्लस 1/8 टाइप का होगा। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा बोलो? 1/8. 1/8। इतना क्या डायरेक्टली बोलोगे ना, रिमाइंडर 1 है तो इसलिए इस फ्रैक्शनल वैल्यू का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या होगा? 1/8 होगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 अल्टीमेटली रिमाइंडर ही आ रहा है ना ऊपर, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 55 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर ही चाहिए तुम्हें। किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला, ठीक है? तो कभी कभी ये सम पूछा जाता है। तो मैं मानता हूं कि अभी हम लोग ने केवल बोर्ड लेवल किया है। तुम बोलोगे सर आज आपने झूठ बोला, आपने बोर्ड प्लस भी नहीं किया है। हाँ ठीक है, मैंने बोर्ड लेवल ही किया है, बोर्ड लेवल का ही रिवीजन कराया। मगर क्या बोर्ड लेवल रिवीजन करने से कुछ जेई के सम्स हो पाएंगे? मैं चुन के लेके आया हूं, ठीक है, मैं मानता हूं। तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ सम्स करवाना चाहता हूं। पहले ये लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, प्रॉब्लम the sum of coefficients of all even degree terms of x in the expansion of x plus cube root of x cube minus 1 to the power 6 plus x minus cube root of x minus 1 to the power 6 x greater than 1 is option number A 29, option number B 32, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर डी 24। क्या सम लिख लोगे? थोड़ा सा टाइम देता हूं सम लिखने के लिए, 45 सेकेंड्स।
चलूं आगे? सर थोड़ा रुकिए। सर हो गया। सबसे बड़ी बात, अननेसेसरी इतना बड़ा टर्म लिखने का जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में, इसलिए हम लोग काम करते हैं क्यूब रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट तो नहीं है, स्क्वायर रूट है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स क्यूब -1 का एक नाम दे देता हूं ए। तब मेरा जो एक्सपेंशन होगा वो मेरे पास, जो एक्सपेंशन है वो मेरे पास, मैं इस एक्सपेंशन का बात कह रहा हूं, ये वाला एक्सपेंशन जो होगा वो मेरे पास होगा x प्लस a टू द पावर 6 प्लस x माइनस a टू द पावर 6। तो इसे जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 6c1 x टू द पावर 5 इंटू a प्लस 6c2 x टू द पावर 4 इंटू a स्क्वायर, आगे लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस x माइनस a के बदले तुम बोल सकते हो 6c0 x टू द पावर 6 माइनस 6c1 x टू द पावर 5a प्लस 6c2 x टू द पावर 5 इंटू a स्क्वायर माइनस डॉट डॉट। तुम जानते हो कि ये कैंसिल होने के कारण क्या क्या बचा पता चल जा रहा है। अब तुम देख रहे हो कि केवल इवन पावर बच रहा है, तो इसलिए क्या क्या टर्म बचेगा, तुम्हारा जो टर्म बचेगा वो होगा 6c0 x टू द पावर 6, उसके बाद वाला बोलोगे 2 के 2 एक रहेगा क्योंकि डबल आएगा, उसके बाद वाला क्या टर्म होगा, कोई है लाइन में? 6c2 क्या 62 x to the power 4. x, उसके बाद और कुछ रहेगा 64 64 x टू द पावर स्क्वायर इंटू a टू द पावर 4 और 6c6 a टू द पावर 6। अब वैल्यू डाल दो, अगर ये a है तो a स्क्वायर का वैल्यू x क्यूब -1, a टू द पावर 4 का वैल्यू x क्यूब -1 का होल स्क्वायर और a टू द पावर 6 का वैल्यू x क्यूब -1 का होल क्यूब। तो जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 6c0 1 होगा, तो ये x टू द पावर 6, 6c2 का वैल्यू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 तो 15 होता है, 15 x टू द पावर 4 a स्क्वायर के बदले x क्यूब -1 प्लस 6c4 मतलब 6c2 15 x स्क्वायर, a टू द पावर 4 का वैल्यू ये था, तो अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो x क्यूब -1 का होल स्क्वायर, तो ये x टू द पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 का वैल्यू 1, a टू द पावर 6 का वैल्यू ये था, मतलब x टू द पावर 9 माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस 3x क्यूब -1। अब मुझे क्या चाहिए, देखो ना क्या पूछ रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या, ऑल इवन डिग्री टर्म। तो क्या क्या होगा, इवन डिग्री टर्म यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -15 आएगा, यहाँ से ये 15 आएगा, फिर ये जब ये और ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, इवन टर्म या ऑड टर्म, ऑड डिग्री टर्म, तो 15x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 2 बार 15 आ रहा है, और इस वाले में एक -3 हो रहा है और एक इवन टर्म में -1 भी लोगे रे, x टू द पावर 0 इवन पावर है, हाँ, तो हेंस आगे छोड़ दूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 -15 प्लस 15 प्लस 15 -3 -1 करके देख लेना, 24, खेला खत्म। ये जेई मेंस का सम है, 2019 में आया था। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, किसी को कहीं डाउट है तो पूछोगे रे, कहीं डाउट है तो पूछोगे, सर लंबा हो गया एक्सपेंशन करना पड़ा, करना ही पड़ेगा, कोई छोटा तरीका मुझे नहीं पता है इसका, लिखना है तो लिख लो। ओ मैं टाइमर देना भूल गया था, ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइमर दे देता हूँ, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, मैं आ भी रहा हूँ, हाँ देख लो इसको।
आगे चलूं? हाँ सर। सर ओके। बोल देना। निकलूं? यस सर। ठीक है चलो। तो ठीक है, तो लंबा होता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीजें छोटा होगा, चीजें तुम्हें करना होगा। हाँ, करना होगा, समझना होगा। डीपीपी दूंगा, ठीक है, 3-4 डीपीपी दूंगा, उसके बाद पास्चर आर्चाइव दूंगा। तो यू हैव टू डू इट। जब तुम लोग करना शुरू करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो कहां से होगा। मैं रिलेटिवली टॉपिक आसान है, तो मैं ये बोल सकता हूँ प्रॉब्लम लेट m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in expansion of 1 plus x का होल स्क्वायर, 1 plus x का होल क्यूब, 1 plus x to the power 49 plus m टाइम 1 plus mx whole to the power 50 is thrice n plus 1 into 51c3 for some positive integer n, then find n. चलो सम लिखना है तो लिखो। लेट m be the smallest positive integer, टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए 1 मिनट का। लेट m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in the expansion of फलाना फुलाना is इतना। ये है, तो ये अगर है तो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास n क्या होगा। सम को आराम से लिख लो, फिर we will proceed. आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो बोलोगे क्या क्या होगा तब? 1 प्लस सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स के होल क्यूब में। अभी थोड़ी देर पहले एक सम में हम लोगों ने किया था 49 में 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50 में। तो बोल सकते हो तो मुझे इसमें क्या मिलेगा? 2c2 नहीं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स क्यूब में। कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा मुझे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है। हाँ, क्या होगा? 3c2 बोलो ना, आराम से बोलो। हाँ, इसमें क्या मिलेगा? 49c2 c2। जानबूझ के पूछ रहा हूँ, कुछ रीजन से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा? एकदम ध्यान से सोच के। x अकेला नहीं है, x के साथ m है, तो 50c2 तो m, मगर साथ में m होने के कारण और एक चीज आएगा क्या? m स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि x अकेले स्क्वायर नहीं होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? थ्राइस n प्लस 1 51c3। वेरी गुड। तो यहाँ इसे कुछ याद आ रहा है क्या? यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कुछ किया था। तो 2c2 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 2c2 लिखूं या 3c3 लिखूं? बात
बराबर है, मैं बाकी सब बाद में लिख रहा हूँ, हाँ वो सब ये है ही, हाँ ये होगा, तो ये कितना हो गया तब, दिस इंप्लाइज 3c3 प्लस 3c2 कितना हो जाएगा, 4c3 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 फिर 4c2 के साथ मिलेगा, जाते जाते लास्ट वाला किसके साथ मिलेगा, 50c2 के साथ या 49c2 के साथ, 49 लास्ट वाला, 49 क्योंकि एक प्रॉब्लम है 50c2 के साथ एक एक्स्ट्रा है क्या, ये एक डिफरेंट चीज है रे, यहाँ पे m स्क्वायर है, तो इसलिए तुम्हारे पास जो होगा वो 49c3 प्लस कितना होगा 49c2 प्लस 50c2 m स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस n प्लस 1 इंटू 51c3। तो अब इसके बदले क्या हो जाएगा 50c3 50c3 प्लस 50c2 m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना थ्राइस n प्लस 1 इंटू 51c3। आया ना समझ में यहाँ तक, तो अब तो डिवाइड करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये 51c3 है, तो इसलिए ब्रेक ही करता हूँ। 50c3 का मतलब था 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 50c2 का मतलब था 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस n प्लस 1 51 इंटू 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसे तुम रिड्यूस कर सकते हो, हाँ मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कैंसिल विंसिल होगा, 50 50 50 कैंसिल होगा, 49 कैंसिल होगा, और फिर तुम रिड्यूस कर सकते हो, 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, रिड्यूस करके तुम्हारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा m स्क्वायर इक्वल टू 51n प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, हाँ क्वेश्चन क्या था, लेट m बी द क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। तो अब कुछ नहीं है, तुम्हें इंस्पेक्शन करना होगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो m स्क्वायर होने के कारण इसका मतलब है कि ये वाला क्वांटिटी एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए n का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो यूनिट प्लेस 2 हो जाएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है वो या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 5, और कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 6 5 ही पॉसिबल है, और कोई चीज और 0। हाँ तो तुम n का वैल्यू डाल के देखो, 1 डालोगे तो यूनिट प्लेस 2 हो जा रहा है, 2 डालोगे तो 3 हो जा रहा है, 3 डालोगे तो 3 प्लस 1 4 हो जा रहा है। तो n इजिकल टू 3 डाल के देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। 51 इंटू 3 प्लस 1 कितना मिला 1, 53 प्लस 1 156 नहीं मिला। परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा ना, क्योंकि m भी तो इंटीजर है नहीं। यस सर। तो 3 तो 4 डालो, तो 4 प्लस 1 5, तो n का वैल्यू 4 डालो, तो m स्क्वायर का वैल्यू 204 प्लस 1 इज इक्वल टू 205, पॉसिबल नहीं है। n का वैल्यू 5 डालो, m स्क्वायर का वैल्यू 256 पॉसिबल है। तो हेंस m इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब खेला खत्म, वो तुम लोग निकाल सकते हो। ये जेई एडवांस में आया हुआ समय 2016 में। ठीक है, तो बस मोटिवेट करने के लिए मैं करवा रहा हूँ। हाँ तो ये जेई एडवांस में आया हुआ समय, किसी को लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर इसमें सर 50c2m स्क्वायर कैसे हुआ सर? कौन सा बोलो? ओ ये ठीक है, बताता हूँ। 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50 का एक्सपेंशन क्या होगा बोल? हर समय एम एक्स साथ में नहीं आएगा क्या? 1 प्लस 50c1 के साथ एम एक्स आएगा, 50c2 के साथ एम एक्स का होल स्क्वायर आएगा ही नहीं। हाँ सर। हाँ तो इसलिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। आया समझ में? हाँ सर। चलो तो मैं पहले ये ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, फिर वरना सर आज के लिए हो गया क्या आज यहीं पे, हाँ आज यहीं पे, हाँ आज यहीं पे छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में अब एक्स्ट्रा और चीजें करूंगा।
क्लास 1 x1 सर मैंने आपको कुछ डाउट भेजे हैं सर, आप एक बार देख Okay. लेना। हाँ अच्छा, पेन एंड पेपर चाहिए या ऑनलाइन बता दूं? सर पेन पेपर में ही हो जाएगा सर। ठीक है सर, कईयों का मैंने भेज दिया डाउट। हाँ मुझे सुबह से मैंने जब भेजा था कई डाउट मिला था, तो आधा डाउट मैंने भेज दिया है, बाकी लोगों का अभी भेजूंगा क्लास के बाद। और किसी को जूम में अगर डाउट लेना है तो जूम में भी आ सकते हो, ठीक। तो और पेन एंड पेपर है तो रहने का जरूरत नहीं है। मैं 8:45 में आके देखूंगा, अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो मैं पेन एंड पेपर, मैं जूम में डाउट क्लियर करवा दूंगा। कोई बैठा हुआ नहीं है तो मैं क्लोज कर दूंगा क्लास को, पॉज कर देता हूँ वीडियो को बस। चलो ये रिकॉर्डिंग को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद